दोस्तों ये कहानी है मेरी खूबसूरत मोहब्बत का भाग 16। अगर आप लोगों ने भाग 15 नहीं देखा है तो मेरे सेकंड चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं यहीं रहती हूँ, पास में ही। आप लोग कब से हैं यहाँ? वह लड़की आदर्श और विकास से बोली। कुछ टाइम ही हुआ है हमें यहाँ आए हुए, लेकिन मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उस लड़की को इधर उधर बेचैनी से देखते हुए पाकर आदर्श बोला, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी चलती हुआ लड़की बोली और वहाँ से जाने को हुई। उसे जाता देख आदर्श ने उसे रोक लिया और बोला, घर चलो हमारे साथ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा तुम्हें देखकर। लग रहा है कि तुम किसी मुसीबत में हो। क्या बात है मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मुझे देर हो रही है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यह बोलकर वह लड़की इधर उधर देखने लगी। आदर्श ने उस लड़की का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठा दिया। आदर्श और विकास भी गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने गाड़ी घर की ओर मोड़ दी। आदि बाबा, आप लोग तो ऑफिस के लिए निकले थे, तो फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बात है? दरवाज़ा खोलते ही सामने आदर्श और विकास को देखकर रघु काका बोले, बताते हैं काका, पहले अंदर तो आने दीजिए। आदर्श रघु काका से बोला, फिर वह उस लड़की की ओर देखते हुए बोला, चलो रश्मि अंदर चलो। जी हाँ, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रश्मि थी। वह तीनों अंदर आ जाते हैं। आदर्श फिर रघु काका से बोला, काका यह रश्मि हमारी दोस्त आज बहुत समय के बाद मिली तो हम इसे अपने साथ घर ले आए। और काका आज हम लोग घर ही से है नहीं काम करेंगे, तो प्लीज़ आप हमारे लिए भी नाश्ता बना दीजिएगा। जी आदि बाबा, आप लोग बैठ कर बातें कीजिए, मैं तब तक आप सबके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। यह बोलकर रघु काका किचन की ओर चल दिए। बैठो रश्मि। आदर्श सोफे की ओर इशारा करते हुए रश्मि से बोला। वह तीनों सोफे पर बैठ गए। फिर विकास बोला, रश्मि तुम यहाँ कैसे, कब से हो यहाँ और कितनी कमज़ोर लग रही हो तुम? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ विकास, रश्मि बोली। मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रही हो। पहले ये बताओ तुम यहाँ कैसे और कहाँ थी तुम आज तक? हमारे कॉलेज पूरा होने के बाद मुझे पता चला कि तुम भी कॉलेज कभी वापस नहीं आए। तुम तो इंदौर से ही अपनी पढ़ाई कर रही थी ना, तो फिर तुम कहाँ चली गई थी? तुमने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की या फिर किसी और कॉलेज से अपनी पढ़ाई की? आदर्श रश्मि की ओर देखते हुए बोला। रश्मि ने टेबल पर रखे जग से पानी निकाला और वह पूरा ग्लास पानी का पी गई। फिर वह बोली, आपको याद है आपके बर्थडे 2 दिन बाद मैं घर चली गई थी। कुछ दिनों के लिए कॉलेज बंद था तो मैंने दिल्ली जाने की सोची, लेकिन वहाँ जाकर मैं फिर कभी वापस नहीं आई। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, वह वहीं दिल्ली में रहता था, किसी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करता था। जब मैं उस बार दिल्ली गई थी तो मम्मी पापा को उस लड़के के बारे में पता चल गया था। मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मैं उससे कभी भी कोई भी रिश्ता रखूं, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। फिर मैं भी उस लड़के से मिलने जाने लगी। एक दिन जब मम्मा को पता चला कि अब भी उस लड़के से मिलती हूँ, मम्मा ने उस दिन मुझे कमरे में बंद कर दिया। उस दिन के बाद से वह मुझे कहीं भी अकेले नहीं जाने दिया करती थी। उन्होंने मेरा फ़ोन भी मुझसे छीन लिया। मैं उनसे बोलती रही कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन माँ बाप तो जानते हैं कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत। मम्मी पापा दोनों ने ही मुझे समझाया कि वह लड़का मेरे लिए सही नहीं है। वह लोग उस लड़के से मिले भी, लेकिन उन्हें वह मेरे लिए पसंद नहीं आया। पर मैं तो उसके प्यार में अंधी थी। एक दिन मौका पाकर मैं उसके साथ भाग गई। मैं अपने साथ कुछ पैसे और मम्मा को कुछ जेवर भी लेकर चली गई थी। हम लोग यहाँ मुंबई में आकर शिफ्ट हो गए। मुझे लगा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद मम्मा के पास जाकर मैं उनसे माफ़ी भी मांग लूँगी। जब मम्मी पापा को पता चलेगा कि रोहन मुझसे बहुत प्यार करता है और हम लोग खुशी खुशी साथ में रह रहे हैं, मुझे खुश देखकर मम्मी पापा सब कुछ भूल जाएंगे और मुझे माफ़ कर देंगे। यह सोच सोच कर मैं खुश हो लिया करती थी। यहाँ आकर कुछ दिनों बाद हमने शादी भी कर ली। मैं तो सब कुछ भूल चुकी थी, अपनी पढ़ाई, अपना करियर, सब कुछ रोहन के लिए छोड़ चुकी थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर रोहन का व्यवहार मेरी ओर बदलने लगा। मुझे लगा जॉब न मिलने की वजह से वो स्ट्रेस में है, इसलिए शायद हर बात पर चिढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बनने लगी। शादी को 1 साल होते होते वह मेरी तरफ पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब मुझे
हर बात पर टॉर्चर करने लगा था। कभी कभी तो मुझ पर हाथ भी उठा देता। जो पैसे मैं अपने साथ लेकर आई थी वह तो कब के ख़त्म हो चुके थे। फिर मेरे लाए हुए जेवर भी उसने बेच दिए। जब जेवर बेचकर मिले हुए पैसे भी खत्म हो गए, तब तब से उसने मुझ पर रोज़ हाथ उठाना शुरू कर दिया। वह कहता कि मैं अपने मम्मी पापा से पैसे मांगूं, एक ही बेटी तो है उनकी, क्या करेंगे वह इतने पैसों का। जब मैं उसे मना करती और कहती कि मैं मम्मी पापा से पैसे नहीं मांग सकती, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उनको, मैंने उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ जाकर तुमसे शादी की थी, अब मैं कैसे उनसे पैसे मांग सकती हूँ। मैं पहले ही अपने साथ इतने सारे माँ के जेवर और पैसे लेकर आई थी, अब क्या कहूँगी मैं उनसे। मेरी बात सुनकर वह मेरे साथ जानवरों की तरह व्यवहार करता, हर रोज़ मुझे बुरी तरह पीटता था। एक दिन हिम्मत करके मैंने उससे बोला कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। उस दिन उसने मुझ पर ही लांछन लगा दिया कि मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। यहाँ तक कि उसने मुझसे यह भी बोला कि मैं एक वेश्या हूँ, मेरा किसी एक मर्द से नहीं मन भरता, इसलिए तो अब उसे छोड़ने की बात कर रही हूँ। फिर उसने मुझे अपनी बेल्ट से बहुत बुरी तरीके से मारा और फिर मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ संबंध बना और मुझे उसी हाल में छोड़कर अयासी करने चला गया। एक औरत अपना जिस्म बेचती है सिर्फ अपनी मजबूरी के कारण, लेकिन इन जैसे मर्द, उनकी और गलती नहीं है क्या। वह खुद इतनी अयासी करता और मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहा था कि मेरा एक मर्द से नहीं मन भरता। आज समझ आया कि माँ बाप जो भी कहते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए कहते हैं। मम्मी पापा समझ गए थे कि वह लड़का कैसा है, लेकिन मैं नहीं समझ पाई क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों पर उसके प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। और जब मेरे आंखों की पट्टी खुली तब मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने खुद ही अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। अब मैं भाग रही हूँ उस इंसान से, छुपती फिर रही हूँ। उसी रात मैंने उसका घर छोड़ दिया। मुझे पता था कि वह मुझे कभी तलाक नहीं देगा, मुझे इस रिश्ते से कभी आज़ाद नहीं करेगा, बस इसलिए उससे भागती फिर रही हूँ। अब माँ बाप के पास वापस भी नहीं जा सकती, क्या कहूँगी उनसे, वापस जाकर कैसे अपना चेहरा उन्हें दिखाऊंगी। बहुत दुख दिया है मैंने उन्हें, तो मैं कैसे खुश रह सकती थी, या मेरे कर्मों का ही परिणाम है। मैंने माँ बाप की बात नहीं मानी ही, अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान नहीं दिया, तभी आज मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। यह बोलते बोलते रश्मि का गला भर आया, वह बोल भी नहीं पा रही थी। लगातार उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आदर्श ने उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ा दिया। रश्मि एक ही सांस में पूरा पानी का गिलास पी गई। इतने में काका कॉफ़ी लेकर आ चुके थे। रश्मि ने खुद को शांत किया और सभी साथ में बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। आदि बेटा, मैं आप लोगों का नाश्ता तैयार कर देता हूँ, फिर मुझे किसी काम से बाजार जाना है। रघु काका आदर्श की ओर देखते हुए बोले, ठीक है काका, हम सब लोग साथ में नाश्ता करेंगे, उसके बाद आप बाजार चले जाइएगा, फिर हम भी अपना काम करेंगे। आदर्श काका की ओर देखते हुए बोला। रघु काका फिर से उठकर किचन की ओर चल दिए। हम में से किसी को एक फ़ोन कर देती रश्मि, जानता हूँ तुम्हारा फैसला गलत था, लेकिन हम तुम्हारा साथ देते, तुम क्यों इतना सब कुछ सहती रही। ऐसे लोगों को तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो किसी औरत पर हाथ उठाते हैं। एक बात और रश्मि, जो तुमसे सच्चा प्यार करता होगा ना, वो तुम्हें कभी तुम्हारे परिवार से अलग नहीं करेगा, तुम्हारे परिवार से कभी तुमको दूर लेकर नहीं जाएगा, बल्कि वह तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को भरोसा दिलाएगा कि वह तुम्हारे लिए बेहतर जीवन साथी साबित होगा। आदर्श रश्मि की ओर देखते हुए बोला, ठीक कहा आपने, लेकिन उस समय मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। मुझे सिर्फ रोहन चाहिए था, मैं सिर्फ उसके साथ जीना चाहती थी, इसलिए अपने माँ बाप को भी भूल गई और उन्हें इतना बड़ा दुख दिया। और फ़ोन कैसे फ़ोन करती आपको या किसी को भी, क्योंकि मेरे इस हालत के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, कोई और नहीं। बस इसलिए किसी से कुछ भी नहीं कहा और अपनी किस्मत समझकर यह सब झेल रही थी। रश्मि अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, उस इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया है रश्मि, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हारे जज्बातों का, तुम्हारे प्यार का मजाक बनाया है उसने यह भी नहीं सोचा कि तुमने उसके लिए अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे इंसान को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। विकास बोला, उस समय अम्मू को मेरी ज़रूरत थी और मैं सब कुछ छोड़कर भाग गई।
एक बार भी किसी के बारे में मैंने नहीं सोचा। या किसी और की गलती नहीं, बल्कि मेरी खुद की गलती है और मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। वैसे अम्मू कहाँ है? उसे बहुत बुरा लगा होगा ना। यह सब जान करके मैंने उसे कुछ बताया भी नहीं। अब तक तो आंटी जी भी मान गई होंगी आप दोनों की शादी के लिए। अमृता की मम्मा कैसी हैं और अम्मू क्या कर रही है आजकल? वह भी कहीं जॉब करने लगी या उसने आगे की पढ़ाई जारी रखी है? रश्मि आदर्श की ओर देखते हुए एक के बाद एक सवाल पूछे जा रही थी। कितने सारे सवाल एक साथ पूछोगी? रश्मि रुक जाओ थोड़ा, आदर्श बोला। आप लोग से मिल ली, बस एक बार अम्मू से मिलना चाहती हूँ। मम्मा पापा के सामने तो मैं जा नहीं पाऊँगी, बस एक बार अम्मू से माफ़ी मांग लूँ तो थोड़ा सुकून मिले मुझे। आज मुझे मेरे उस एक फ़ैसले पर बहुत पछतावा हो रहा, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। रश्मि फिर से आंखों में आंसू लिए बोली। रश्मि तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ हुआ है वहाँ। अम्मू भी सब कुछ छोड़कर चली गई थी। तुम्हारे जाने के कुछ दिनों बाद ही अम्मू ने भी इंदौर शहर छोड़ दिया। अपनी माँ के साथ बहुत ढूंढा मैंने अपनी अम्मू को, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिली। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे अमृता मिली, वह भी यहीं इसी शहर में है। बहुत कुछ हो गया है इन 2.5 सालों में उसके साथ। आदर्श बोला। अमृता ने इंदौर छोड़ दिया, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ था अम्मू के साथ? रश्मि बोले। आदर्श ने रश्मि को वह सब बताया जो इन 2.5 सालों में अमृता के साथ हुआ था। वह कैसे वह एक दूसरे से इतने वक्त तक दूर थे, अमृता के साथ क्या क्या हुआ, सब कुछ आदर्श ने रश्मि को बताया। अमृता के बारे में जानकर रश्मि को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, इतना कुछ हो गया अम्मू के साथ, काश मैं उस समय अमृता के साथ होती। रश्मि कुछ और बोलती, इससे पहले आदर्श बोल पड़ा। यह सब सोचने से कुछ नहीं होगा रश्मि, जो होना था हो गया। अमृता के जाने के बाद मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मैं कॉलेज से तुम्हारा पता लेकर तुम्हारे घर पर गया था, लेकिन तुम्हारे माँ पापा भी वहाँ से जा चुके थे। मुझे लगा था शायद तुम्हें अम्मू के बारे में पता होगा। आदि बाबा, मैंने नाश्ता लगा दिया है, आप लोग आकर नाश्ता कर लीजिए। रघु काका आदर्श को आवाज़ देते हुए बोले। चलो रश्मि पहले नाश्ता कर लो, आदर्श रश्मि से बोला और वह तीनों उठकर डाइनिंग टेबल के पास चले गए। सबने साथ में बैठकर नाश्ता किया। फिर रघु काका मार्केट के लिए निकल गए। रश्मि चलो तुम मेरे साथ, आज के बाद तुम यहीं हमारे साथ रहोगी। अब से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ, तुम कुछ देर आराम कर लो, हम भी तब तक अपना काम कर लेते हैं। आदर्श रश्मि की ओर देखते हुए बोला। रश्मि उठकर आदर्श के पीछे पीछे चली गई। आदर्श ने रश्मि को एक कमरा दिखाया जो फर्स्ट फ्लोर में ही सीढ़ियों के पास वाला कमरा था। थैंक यू सो मच आदर्श सर, आप मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, क्या आप मेरे लिए कुछ और भी कर सकते हैं? रश्मि आदर्श की ओर देखते हुए बोली। हाँ कहो ना, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। आदर्श रश्मि से बोला। मैं अम्मू से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे उससे मिलवाएंगे? रश्मि आशा भरी नज़र से आदर्श की ओर देखते हुए बोली। हाँ रश्मि, हम कल चलेंगे अपनी अम्मू से मिलने, वो भी बहुत खुश होगी तुमसे मिलकर। आदर्श रश्मि से बोला। फिर वह आगे बोला, तुम कुछ देर आराम कर लो रश्मि, हम लंच पर मिलते हैं। यह बोलकर आदर्श वहाँ से चला जाता है। आदर्श और विकास दोनों ही अपने काम में लग गए। कुछ देर बाद रघु काका भी मार्केट से घर वापस आ चुके थे और वह भी किचन में जाकर लंच की तैयारी करने लगे। रश्मि अपने कमरे में सो रही थी। अचानक ही वह चीखते हुए बेड पर बैठ गई। आदर्श और विकास दोनों ही भागकर उसके कमरे में गए। क्या बात है रश्मि, तुम चीख क्यों रही थी? आदर्श रश्मि को घबराया हुआ देखकर बोला। नहीं, बस मैंने वो एक सपना देखा, इसलिए। रश्मि खुद को संभालते हुए बोली। अभी हम लोगों का भी कुछ काम नहीं है, तो चलो साथ में बाहर हॉल में बैठते हैं, आदर्श रश्मि से बोला। हाँ चलिए, रश्मि बोली और आदर्श और विकास के साथ हॉल की और चल दी। उन लोगों के ने साथ में बैठकर खूब सारी बातें की। अब तक लंच का भी समय हो चुका था। आदि बाबा, लंच तैयार हो चुका है, अगर आप कहें तो मैं लगा देता हूँ। रघु काका आदर्श को आवाज़ देते हुए बोले। हाँ काका, लगा दीजिए, हम आ रहे हैं, आदर्श रघु काका से बोला। उन सब ने साथ में बैठकर लंच किया और रश्मि अपने कमरे में चली गई। आदर्श और विकास अपने काम में लग गए और रघु काका फिर से किचन में के काम में जुट गए।
मिस्टर शर्मा, हमें मीटिंग के लिए जाना है। आपको याद नहीं है क्या? आज आप इतनी देर तक मेरे केबिन में नहीं आई, हमें लेट हो रहा है मीटिंग के लिए। ऋत्विक की यह बात सुनकर अमृता अपने ख्यालों से बाहर आई। सॉरी सर, बस मैं आ ही रही थी। अमृता ऋत्विक की ओर देखते हुए हड़बड़ाते हुए बोली। फिर वह लोग मीटिंग के लिए निकल गए। अभी दोपहर का 2 बज रहा था। अमृता गाड़ी में बैठी सोच रही थी, आज एक बार भी आदर्श को नहीं देखा मैंने, और दिनों तो मुझसे मिलने के बहाने कभी न कभी ऑफिस में आ जाया करते थे, लेकिन आज अभी तक नहीं आए। शायद अभी काम में बिजी होंगे, हो सकता है शाम तक आए, लेकिन अगर इस बीच आए तो मैं तो मीटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं उनसे मिल भी नहीं पाऊँगी। मिस शर्मा, आप किन ख्यालों में खोई हुई हैं? हम लोग पहुँच चुके हैं, प्लीज़ गाड़ी से उतरिए। ऋत्विक अमृता की साइड का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। नहीं सर, कहीं नहीं। अमृता गाड़ी से उतरते हुए ऋत्विक को देखते हुए बोली। कुछ देर उन लोगों की मीटिंग चली, फिर अमृता और ऋत्विक अपने ऑफिस की ओर चल दिए। ऋतु, मिस्टर खन्ना आए थे क्या? यहाँ अमृता ऋतिका के पास जाते हुए उससे बोली। ओहो मिस्टर खन्ना, क्या बात है, आज मिस्टर खन्ना के बारे में पूछा जा रहा है। ऋतिका अमृता को चिढ़ाते हुए बोली। इस पूरी दुनिया में मिस्टर खन्ना सिर्फ आदर्श खन्ना ही नहीं है, और भी बहुत सारे मिस्टर खन्ना हैं। मैं तो मिस्टर गौरव खन्ना की बात कर रही थी, वो हमारी क्लाइंट मिस्टर खन्ना। अमृता ऋतिका के सामने ऐसे बोल रही थी जैसे वह अपनी चोरी छुपा रही हो। पकड़ी गई चोरी तुम्हारी। मैंने कब मिस्टर आदर्श खन्ना को बोला? मैंने भी तो मिस्टर खन्ना ही बोला। अब तुमने ही आदर्श खन्ना समझ लिया तो इसमें मैं क्या कर सकती? ऋतिका अमृता को चिढ़ाने के मूड में बोली। कुछ भी बकवास करती हो ऋतु, तुम्हें बस मुझे परेशान करना होता है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। यह बोलकर अमृता अपने केबिन में चली जाती है। अमृता के जाते ही ऋतिका मुस्कुराने लगी और बोली, तुम कुछ भी कह लो अभी, लेकिन तुम आदर्श सर के बिना नहीं रह सकती। एक दिन वह यहाँ नहीं आया, तुम तो बेचैन होने लगी। यह कहकर ऋतिका वापस अपने काम में लग गई। अमृता भी अपने केबिन में बैठी अपना काम कर रही थी, लेकिन आज उसका मन ही नहीं लग रहा था। वह बार बार आदर्श को ही याद किए जा रही थी। उसका प्यार, उसकी शरारतें, सब कुछ उसे याद आ रहा था। अमृता मन ही मन सोच रही थी, कहीं उसके कहने पर तो आदर्श उससे दूर नहीं गए। उसने कि आदर्श की उसके पीछे ना आने को बोला था, कहीं उसकी बात तो नहीं मानी, आदि उससे दूर नहीं जा रहा है। यह सब सोच कर अमृता बेचैन होने लगी। फिर वह खुद से ही बोली, यही तो चाहती थी वह कि आदर्श उससे दूर रहे, ताकि उस पर कभी कोई भी मुसीबत ना आए। यह बोलकर अमृता ने गहरी सांस ली और वापस अपने काम में लग गई। काम करते करते कब समय निकल गया उसे पता ही नहीं चला। अपना काम पूरा करके ऋतिका और अमृता घर की ओर निकल गए। उधर आदर्श भी आज पूरा दिन बिजी था अपने काम में, तो कभी रश्मि को हंसाने और खुश रखने में। विकास और आदर्श आज पूरा दिन कोशिश कर रहे थे कि रश्मि खुश रहे। रात के खाने के बाद आदर्श फ्री हुआ। वह अपने कमरे में बैठकर अमृता को याद कर रहा था। आज पूरा दिन तुम्हें देखा तक नहीं अम्मू, तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता। तुम मेरी ज़िंदगी हो अम्मू, मेरा ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। इंतज़ार करो मेरी जान, तुम्हें कल बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। आई लव यू मेरी जान। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।